तो हमारा आज का हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। हम लोग देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमसे कहना चाह रहा है। जी कि हमसे क्या बोल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स का मजमूआ है। एक इसके अंदर आता है इलेक्ट्रो, ये रहा इलेक्ट्रो आपका। दिस इलेक्ट्रो, अगर तो हम लोग इस वर्ड को थोड़ा सा गौर से देखें तो इस वर्ड के आगे अगर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा एक एन लगा दे, छोटा सा एक एन, तो एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रो से मुराद चार्जेस लिए जाते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस। और स्टैटिक का क्या मतलब है? अगर आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को गौर से पढ़ा हो या स्टैटिक एक बहुत ही आम सा वर्ड होता है, तो इसका मतलब होता है स्टेशनरी। एक्सेलरेशन इज जीरो, द चार्ज इज नॉट मूविंग। यानी कि अगर तो चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा, एक जगह स्टैटिक होगा और उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, तो उसको हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ऑल राइट। तो हम लोग इसके बाद एक और भी चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो सर क्या इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। सो इसका मतलब यही है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। सर क्या इसका मतलब ये है कि क्या बॉडी जो है मूव भी कर सकती है 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से? तो मैं आपसे कहूँगा यस, मूव कर सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। सर आपने अभी कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक यानी मूव नहीं करनी चाहिए, तो अब आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ मूव करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी बुक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक खोल कर देख लें और वहां पर आपको मिलेंगे दो, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल, और उसके अंदर वो क्या करेगा? चार्ज को मूव कराएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर तो चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि चार्जेस जब मूवमेंट के अंदर होते हैं तब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली चार्ज। एक चार्ज होता क्या है? ये जो चार्ज है, अक्सर अगर हम लोग बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं सर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। भाई ये तो टाइप्स है ना, आप मुझे बताओ चार्ज क्या चीज होती है? तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी? ये चार्ज किसी भी किसी भी मटेरियल मीडियम की कैपेबिलिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सेकेंडली इसकी टू टाइप्स होती हैं जो अक्सर बच्चे हमें आंसर करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, ये लो यहां पर मैं लिख देता हूं नेगेटिव। अब बच्चों का सवाल, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो हम लोग कहते हैं सर पॉजिटिव हम लोग कहते हैं मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, या इसका ऑपोजिट मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, या इसका ऑपोजिट लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की भी यही डेफिनेशन होगी। यहां पर देखो प्रोटॉन ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्जेस स्पीशीज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। इसके बरअक्स आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन लेस होंगे प्रोटॉन से तो अगेन आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग यही लिख सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह अगर प्रोटॉन लेस होंगे, किससे भला? प्रोटॉन लेस होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन क्या है? कम है। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि जब भी बॉडी के ऊपर चार्ज मेजर करना है तो वो अगर तो एक इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव ई चार्ज आ जाएगा, अगर तो वो गेन कर रहा है तो हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव ई का चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल, एक बॉडी थी मेरे पास, लेट्स से ये एक बॉडी है मेरे पास, मैंने इस बॉडी को दे दिया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके मैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग ये कहेंगे कि इसका मैस माइक्रोस्कोपिकली इंक्रीज करेगा। माइक्रोस्कोपिकली से मुराद है बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज करेगा, बहुत माइन्यूट सा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो रहा है। भाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। सर 10 की पावर -31 की ऑर्डर में है,
लेकिन फिर भी है तो सही ना, सर्टेन अमाउंट के अंदर ऐड तो हो रहा है ना, चाहे कुछ भी कर लो ऐड तो हो रहा है। सेकेंडली एक और बात हम लोग बताते चले कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये पॉजिटिव लाइक एक बॉडी अगर न्यूट्रल है तो सम ऑफ चार्जेस दैट आर ऑब्टेन्ड या सम ऑफ चार्जेस दैट आर लॉस्ट प्लस इज ऑलवेज कंजर्व। देखो अगर तो इस बॉडी के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था नेगेटिव वो इसके ऊपर आ गया, यानी चार्ज कंजर्व्ड है। पहले भी नेगेटिव चार्ज था, अब भी नेगेटिव चार्ज है। अगर पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मैं मिला दूं तो पहले एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। चार्ज विल बी कंजर्व्ड। +1 -1 जीरो आंसर आ जाता है तो चार्ज विल बी कंजर्व्ड। -1 + 0 -1 आंसर आ जाता है तो द चार्ज विल बी कंजर्व्ड एज ऑलवेज। लेट्स रेज द व्हाइट बोर्ड एंड मूव राइट ऑन। ऑल राइट, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड को रेज करते हुए चले जाते हैं और हम लोग टॉपिक नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वांटाइज्ड चार्ज का। क्वांटाइज्ड चार्ज बेसिकली हमसे क्या कहता है, क्वांटाइज चार्ज हम लोग जैसा कि आपको नेम बता रहे हैं कि क्वांटाइज मतलब क्वांटिटी, चार्ज मतलब चार्ज, जो हम लोगों ने पढ़ लिया फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम लोग कहते हैं कि क्वांटाइज चार्ज क्या होगा। क्वांटाइज चार्ज हमें बेसिकली बताता है कि एक बॉडी आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक बॉडी आधा इलेक्ट्रॉन डोनेट कभी भी नहीं कर सकती, वो मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को या डोनेट करेगी या एक्सेप्ट करी होगी। यानी कि जो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर वाला वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इंडिकेट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल एन। लेकिन ये सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। कभी भी कोई भी बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट कर सकती, 0.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट कर सकती, 0.75 0.25 यानी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर ये नहीं आ सकती वैल्यू। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। एक एमसीक्यू कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपसे ये कहती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर तो मैं स्टेटमेंट लिख दूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो देखना यहां पर वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, ये क्या है, q है, ये फॉर्मूला है आपके पास, q इज इक्वल टू एन ई, पुटिंग वैल्यूज, q की क्या वैल्यू है 1 कूलम, 1 इज इक्वल टू n, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज याद होना चाहिए आप लोगों को, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम्स। ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। अच्छा अब इसको 1/1.6 को मैं किस तरह सॉल्व करूं भाई, ये तो मेरे मसला हो गया। तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 इज इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ये 1.6 दोबारा से बना देगा और 10 की पावर -19 बन जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, इस तरह से मैंने इसको करके लिख दिया। अब 1/16 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। 1 and 16 तो 0.10 आ जाएगा, 0 100 आ जाएगा, 16 5s are 80। कैसे, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है सर, 160 होता है, 160 को बाय 2 कर दो तो आपके पास 80 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 का, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5, सॉरी डिवाइड बाय 2, तो 2 1s are 5s, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या आंसर आ गया, 80 आंसर आ गया। तो अगर तो मुझे 16 मल्टीप्लाई बाय 6 फाइंड करना है तो मैं इसके अंदर 16 ऐड कर दूंगा तो 96 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं जब यहाँ पर 6 पुट करूंगा तो मेरे पास -96 4 आंसर आ जाता है। पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक जीरो प्लेस हो जाएगा। 16 2s are 32 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -32 8 पीछे बच जाएगा, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। और हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 80, तो 0.0625 इज इक्वल टू 1/16। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। यहां पर देखो 1/16 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये -19 -1 -20 और ये न्यूमरेटर के अंदर आकर 10 की पावर 20 हो जाएगा।
मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ 1/16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20 आ जाएगा नीचे, ये 10 की पावर -20 ऊपर जाकर 10 की पावर +20 जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब पॉइंट को मैं 2 टाइम राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट को 2 पॉइंट आगे प्लेस कर दिया है। अब अगर तो हम लोग एक और एमसीक्यू इसी तरह का देख लें, एमसीक्यू की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सादी सी है लेकिन हम लोग फिर भी उसे सॉल्व जरूर करेंगे। एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपसे ये कहती है कि आपके पास जो है एक ग्लास रॉड थी, उसको आपने सिल्क से रब किया। वो कहता है कि एमसीक्यू, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अगर तो एक ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करते हैं एंड अ चार्ज ऑफ +8 into 10 की पावर लेट्स से -16 कूलम इज डेवलप्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन आपने फाइंड करना है। ओहो, तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आपको Q की वैल्यू ये गिवन है, N आपको फाइंड करना है और E की वैल्यू एज इट इज ये वाली पुट कर देनी है। 8 into 10 की पावर -16 इज इक्वल टू N into 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। 8/1.8 into 10 की पावर -16 बाय 1.6 into 10 की पावर -19। अब देखो 8 2 16, तो 8 डिवाइड बाय 1.6 कितना होगा? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ वंस अगेन वहां की तरह 1.6 को जगह 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, यस लिख सकता हूँ। 8 1 जार, ये 2 जार, 1/2 आ गया, तो मैं इसको 0.5 लिख रहा हूँ 1/2 को एग्जैक्ट। ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 ऊपर आकर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20, तो 20 -16 4 आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, 10 की पावर 4 और 5 5 into 10 की पावर 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 5 into 10 की पावर 3 होनी चाहिए, यानी 5000 इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए ताकि वो इतने चार्ज डेवलप कर लें। इसी के साथ साथ एक और एमसीक्यू आपके पास आ जाता है कि एक आपके पास सोप बबल है। सोप किसे कहते हैं? साबुन वाला बबल देखा है, या बाहर बबल की गन्स में मिलती हैं, वो वाला बबल हो और आप उसे नेगेटिवली चार्ज कर दें तो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज या कांट बी प्रेडिक्टेड। तो एमसीक्यू आपसे ये कहता है कि इफ सोप बबल is provided with a negative charge, अगर तो एक सोप बबल को आप नेगेटिव चार्ज दे देते हैं देन इट्स साइज, तो इसका साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको ऑप्शंस दे देता है वो, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या कांट बी प्रिडिक्टेड। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंक्रीजेस होगा। क्यों भला? क्योंकि यहां पर आपने दिया है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर सर्टेन सब्सटेंस ऐड हुआ है जिसकी वजह से इसका मास भी हल्का सा इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से इसका साइज भी हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो कि हमें कूलम्स लॉ ने बताया था। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे कूलम टॉर्शन बैलेंस का एक अपरेटस था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने ये यूज किया था ताकि वो कूलम्स लॉ डेवलप कर पाए। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली एक म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब यह है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करती है। न्यूटन थर्ड लॉ, जो भी फोर्स होगी उसका रिएक्शन भी उतना ही मैग्नीट्यूड के अंदर होगा, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी।
इलेक्ट्रिक फोर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फोर्स ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो ये भी एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा Q1 Q2 के ऊपर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगी, तो Q1 चाहेगा कि ये वाला जो चार्ज है ये रिपेल होकर उस तरफ चला जाए। तो हम लोग फोर्स को किस तरह से लेबल करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1, और ये वेक्टर का साइन क्योंकि डायरेक्शन है। ये Q2 का चाहेगा कि Q1 यहां पर चला जाए, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, इस तरह से हम लोग इसको लेबल कर देंगे। और बीच वाला जो डिस्टेंस है वो R12 है। ओके तो अब हम लोग चलते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ ने बेसिकली क्या कहा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कूलम्स फोर्स लिख देते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। हम लोगों ने इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंबाइन कर दिया है, where K is the Coulomb's constant which depends upon the system of units and the material and the medium placed between them. All right, let's move on. K किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, Coulomb's constant K depends upon system of units and किसके ऊपर, बोलो ना बोलो। K की वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है और एक मटेरियल मीडियम बिटवीन देम, मटेरियल या मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कूलम्स लॉ के कुछ MCQs की तरफ। कन्वेंशनली अगर तो ये नेगेटिव आ जाए ना इसका सम, हाँ फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो ये शो नहीं करती कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, बल्कि ये शो करती है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्स शो करेगी। आप इसके इनपुट भी करके देख सकते हैं, Q1 Q2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स बन जाएगी, पॉजिटिव 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 बन जाता है, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। एक एमसीक्यू आपके पास आ जाता है कि आपने हमसे कहा कि K की वैल्यू जो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा हाँ, कहा सर K की वैल्यू CGS सिस्टम के अंदर फिर क्या होगी, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप यूनिट्स को देख लें। न्यूटन जो है आपके पास बराबर होता है 1 न्यूटन 10⁵ डायंस के, डायंस। और आपके पास जो यहाँ पर कूलम्ब है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के। इसका जो यूनिट होता है CGS सिस्टम के अंदर वो स्टैट कूलम होता है। डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर आपके पास बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर के। आज आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। K की वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो तो K की वैल्यू होती है, यहां से हम लोग निकाल भी लें अगर, Fr² Q1 Q2 न्यूटन। F की वैल्यू मैं डालू सबसे पहले 10⁵, फिर ये क्या कह रहे हैं R² को यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये R² आ गया, डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर। C का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 3 × 3 9, 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁹। लेकिन हमें पता है कि जो हम लोग आमतौर के ऊपर यूनिट यूज करते हैं K का वो होता है 9 × 10⁹ के बराबर, 9 × 10⁹ के बराबर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं यानी कि न्यूटन को मैंने डायंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर को मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और पर कूलम स्क्वायर। अब देखो मैं कटिंग किस तरह से कर रहा हूं, 10⁵ प्लस 10⁵2 प्लस 10⁵2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ये एक 9 से कट गया, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। तो K की वैल्यू जो हमारे पास CGS यूनिट के अंदर आती है वो 1 के बराबर आती है। इन CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1 1। ऑलराइट,
1 होगा 1 डायंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। अगर ये किसी को नहीं समझ आया फिर से मैं बता देता हूं, के की जो वैल्यू होती है हमारे पास आमतौर के ऊपर वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप न्यूटन की जगह डायंस की वैल्यू डाल दो, मीटर स्क्वायर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो और कूलम स्क्वायर की जगह यहाँ पर 3 × 10⁹ का होल स्क्वायर डाल दो। इसके बाद हम लोग चलते हैं, चलो आगे। अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा अफेक्ट ऑफ मीडियम वगैरह को। अगर आप लोगों ने अपनी किताब गौर से पढ़ी हो तो आपको फेडरल के अंदर भी पेज नंबर 5 के ऊपर शायद, और पीटीबी के अंदर शायद पेज नंबर 3 के ऊपर ये मिल जाए कि एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट एन डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि हर डाइलेक्ट्रिक, वो मीडियम जो हम लोग दो चार्जेस के दरमियान पुट करते हैं ज्यादातर, वो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन हर इंसुलेटर एक डाइलेक्ट्रिक के तौर के ऊपर बिहेव नहीं कर सकता। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी इफ वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम लोगों का नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये सवाल पैदा होता है। सवाल बड़ा सीधा साधा सा होता है, छोटा सा मोटा सा। चलो देखते हैं क्या होता है, ज़रा ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो के की वैल्यू हम लोग कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है इन वैक्यूम। अगर तो हमें किसी मटेरियल मीडियम में चाहिए तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर तो मैं मतलब कि मैं ही इस फोर्स के अंदर इस के की वैल्यू इधर से इनपुट कर दूं तो फोर्स इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और आगे क्या है Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अब देखो एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू फॉर एयर क्या है 1.006 और इसकी वैल्यू फॉर वाटर क्या है 78.5। सर अफेक्ट ऑफ मीडियम आप हमें बताएं या ना बताएं, हमारे को समझ आ गया। मैं कहूंगा वो क्या सर, जैसे जैसे हम लोग मीडियम पुट करते चले जा रहे हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा यस, ये बात तो आपने सही पिक कर ली। आप लोग कहेंगे कि सर एप्सिलॉन आर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। जिस जिस तरह से वैल्यू हमारी बढ़ती चली जा रही है उस तरह से हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता चला जा रहा है तो फोर्स ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतनी फोर्स की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब है कि मीडियम अप्लाई करने से हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कम से कम होती चली जाती है। इसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं, अगर ये एक पॉजिटिव है, अगर ये दूसरा पॉजिटिव है तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर तो मैं इन दोनों के दरमियान लकड़ी रख दूं तो क्या ये फोर्स उतनी ही रहेगी? तो नहीं रहेगी भाई, इन बीच में लकड़ी आ गई, इतनी बड़ी हैंड रेंच आ गई और आप कहते हो अभी भी वही फोर्स रहेगी। क्या बात करते हो यार, अजीब बात करते हो। इसी के साथ साथ हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ वाटर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स ऑफ वैक्यूम इज लेस देन फोर्स ऑफ मीडियम। अल्फा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन वो ये कह देता है कि फोर्स ऑफ मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। चार्ली ऑप्शन वो ये कह देता है कि फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम। डेल्टा वो कह देता है नन ऑफ दिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कहता है कि फोर्स ऑफ मीडियम जो है वो लेस होगी। फोर्स ऑफ अगर तो आप मीडियम प्लेस कर देंगे तो फोर्स आपकी कम हो जाएगी। किससे? वैक्यूम से। और वैक्यूम की फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको फोर्स इन वैक्यूम ज्यादा मिलेगी हमेशा हमेशा हमेशा। अगर तो आपसे ये कह देता है कि रिलेट द फोर्स इन मीडियम विद वैक्यूम, तो आपको वो ऑप्शन दे देता है, रिलेट करना है आपने। अल्फा ऑप्शन वो ये दे देता है फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर फोर्स इन मीडियम। बीटा ऑप्शन वो आपको दे देता है एप्सिलॉन आर एफ वी इज इक्वल टू एफ एम। चार्ली ऑप्शन वो दे देता है कि एफ वी बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। डेल्टा ऑप्शन वो कह देता है बोथ ए एंड सी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा अभी देख लेते हैं। लेट्स से यहां पर जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना वो 2 है। कोई हम लोगों ने ऐसा मीडियम सेलेक्ट कर लिया जो
2 वैल्यू हमें दे देता है। अब देखो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एफ मीडियम। सर एफ मीडियम हमेशा हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है, मैंने कहा बात मान ली। सर 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वैल्यू, एफ वी की वैल्यू यहां से ज्यादा आ रही है, मैं कहूंगा डन हो गया। सर यहां पर है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2, फोर्स इन वैक्यूम मल्टीप्लाई होकर एफ मीडियम आ जाएगा। लेट्स से फोर्स इन वैक्यूम थी 5 न्यूटन, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 न्यूटन आ जाएगी फोर्स इन मीडियम। सर रॉन्ग हो गया, फोर्स इन मीडियम ये ज्यादा बता रहा है, यहां पर आ जाओ। फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। सर फोर्स इन वैक्यूम ज्यादा होती है, फोर्स इन मीडियम कम होती है, तो न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 प्लस आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ली ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। इसी के साथ साथ हम लोग एक आपको और बात बताते चलें कि चार्ली ऑप्शन से आप लोगों ने एक और बात प्रिडिक्ट कर ली होगी कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 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 ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, या इक्वल टू 1 भी हो सकती है इन केस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के केस के अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के इक्वल भी आ सकती है। अगर मैं आपको एक एमसीक्यू दे दूं कि द यूनिट्स ऑफ ई आर इज, एप्सिलॉन आर के क्या यूनिट्स होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे एप्सिलॉन आर के क्या यूनिट्स होते हैं? एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट्स, एप्सिलॉन आर के कोई यूनिट्स नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और आपको एमसीक्यू दे देते हैं। एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास ना 0.5 मीटर पर 2 चार्जेस प्लेस्ड हैं, ये एक डाटा मिल गया। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। फाइंड फोर्स, फोर्स फाइंड करें, फोर्स 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 F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज, K की क्या वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो, याद रखिएगा। R का स्क्वायर 0.5, या 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता, तो यस लिखा जाता है 1/2 का होल स्क्वायर। अल्लाह क्या होगा इस कॉम का। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब ये 1/4 डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, यानी ये न्यूमिनेटर के अंदर आ जाएगा, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 4। 10 की पावर +9 10 की पावर -12, पीछे कितना बचा 10 की पावर -3। फोर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -3, ये भी मैंने लिख दिया, ये भी मैंने लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 का होगा 16 2 जार 32 32 2 जार 64, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 16 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 2 जार 32 32 2 जार 64, मेरे लिए आसान था। 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 64 करना है, मैं किस तरह से करूंगा? मैं ये देखूंगा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 90, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा यार, ये लो 9 मल्टीप्लाई बाय 64, 9 4 जार 36 6 3 9 6 जार 54 54 प्लस 3 57 576 आपके पास आंसर आ जाएगा। 576 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 विल बी योर करेक्ट आंसर। हाई कि नहीं है, 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 हाई कि नहीं है। अल्लाहु अकबर। चलो भाई फिर आगे चलते हैं अब, हैं अब हम लोग देखते हैं एक और एमसीक्यू को। 2 चार्जेस हैं आपके पास, कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड हैं। दो चार्जेस आपके पास किसी डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड हैं। ये -4 माइक्रोकूलम है नेगेटिव चार्ज के साथ है, और ये +8 माइक्रोकूलम है। ये बीच में इनके दरमियान वो है, कोई भी मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, जो भी कहना कह लें। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं -4 माइक्रोकूलम के अंदर स्प्रिंकल करता हूँ +4 माइक्रोकूलम। फाइंड फोर्स आफ्टर दैट। तो आप क्या कहेंगे सर, आपने -4 माइक्रोकूलम के ऊपर +4 माइक्रोकूलम ऐड किया है, आपने हमें बताया था कि चार्जेस ऑलवेज कंजर्व रहते हैं। -4 + 4 आप हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और जब एक चार्ज की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के अंदर जब मैं एक चार्ज की वैल्यू 0 डालता हूँ या डालती हूँ तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है 0 आ जाती है। तो मैं आपका कहूँगा कि आपका आंसर एकदम ज़बरदस्त
मतलब कि सही हो गया, 0 आंसर है। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं, सेम एमसीक्यू है, इधर -4 माइक्रोकूलम है, इधर +8 माइक्रोकूलम है। इन दोनों को मैंने वायर के ज़रिए जोड़ दिया है और फिर इनको डिटैच किया है, और फिर अब आप मुझे बताएं कि इसके दरमियान फोर्स कितनी होगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैं उनकी गलती आपको नहीं बताऊंगा, वो गलती मैं पहले करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो +8 माइक्रोकूलम से यहाँ पर 1 कूलम गया, -3 माइक्रोकूलम, 2 कूलम गए, यहाँ पर +6 बच गया, यहाँ पर -2, 3 माइक्रोकूलम चले गए, +5 -1, यहाँ से 4 माइक्रोकूलम चले गए, यानी +4 माइक्रोकूलम यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 0 माइक्रोकूलम बच गया। चार्जेस तो ट्रांसफर हो रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बच्चे यहाँ पर रुक जाते हैं, बच्चे कहते हैं यार सर यहाँ पर 0 माइक्रोकूलम आ गया है तो 4 0 होनी चाहिए, एक 1 0 आ गया, तो मैं कहूँगा नहीं, अभी भी ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। चार्जेस विल स्टिल मूव ऑन, +4 से 2 मजीद यहाँ पर चार्जेस जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और ये कितना बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम। अब आपने फोर्स निकाल लेनी है, 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4 पुट कर देना है, 2 × 2 4, और आखिर में आंसर के अंदर थोड़ी सी कुछ गुंजाइश आ जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, लाइक क्रिस्टल क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक और एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू बड़ा सीधा शाटा शाये। एमसीक्यू आपसे ये कहता है कि इन केस गलती से भी, अगर तो आपको बहुत ही मुश्किल एमसीक्यू आ जाता है, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू द चार्जेस कनेक्टिंग to the line connecting, force perpendicular to the line connecting two charges, तो वहां पर फोर्स क्या होगी, तो आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम या कांट बी प्रेडिक्टेड, मैक्सिमम या मिनिमम। तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिमम या 0, दोनों ऑप्शन सही होते हैं, बेस्ट ऑप्शन 0 होता है। फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होती है, ये देखो ये अलोंग द लाइन फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर तो मैं यहाँ पर देखूंगा फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, नो फोर्स विल बी अप्लाइड। इसके परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर क्या है, नो फोर्स, 0 फोर्स। इसके परपेंडिकुलर देखो इस तरह क्या है, नो फोर्स विल बी अप्लाइड। Let's move on towards our next topic that is really easy, but our second topic of PMC syllabus, that is electric field. Electric field. क्वांटाइज चार्ज भी हो गया, कूलम जुला भी हो गया, और बोलो यार इतना जल्दी जल्दी मैं आपको कर आ रहा हूँ सब कुछ। आपके पास पहले पहले आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अगर तो मैं एक चार्ज लेता हूँ और उसके इर्द गिर्द कुछ चार्जेस रख देता हूँ, मजीद पॉइंट चार्जेस जिनकी बहुत ही कम मैग्नीट्यूड होती है, ये, तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम ताकत है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ तक है, इतनी। सर इस रीजन के अंदर आप चाहे जो मर्जी चार्ज अप्लाई कर दें या रख दें, तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बेशक वो अट्रैक्टिव हो, बेशक वो रिपल्सिव हो, ये डिपेंड बात की है, लेकिन ये फोर्स ज़रूर अप्लाई करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच the region around a charge in which it can exert a force on other charges is known as electric field. इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर क्या होती है। इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दो, इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू एफ by Q0. Sir, force per unit test charge is the electric field intensity.
एक विसिनिटी के अंदर, एक रीजन के अंदर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, वो उसकी डायरेक्शन है। हो अगर यहां पर हम लोग फोर्स की वैल्यू डाल दें तो क्या ख्याल है, डाल दें? तो डाल देते हैं यार। E इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अरे बाबा है कि नहीं है तो सही, वैसे है तो सही। के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय क्यू नॉट। सर एक चार्ज तो यहाँ पर क्यू नॉट का होगा, एक कैपिटल चार्ज है जो हम लोगों ने प्राइमरी चार्ज दिया हुआ, ये देखो ये पॉजिटिव, ये इसकी विसिनिटी है। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट वाला, तो इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको क्यू नॉट से। ये फार्मूला समझ आ गया, ये क्यू नॉट से कैंसिल, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर का स्क्वायर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी चार्ज टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज काउंटेड। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स इसके न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों न्यूटन यूनिट्स सही हैं। वोल्ट पर मीटर का जो यूनिट है वो हम लोग आगे चलकर स्टडी करेंगे। न्यूटन पर कूलम यहाँ से निकला हुआ है, न्यूटन पर कूलम। खैर अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है ना, वो ये वाला जो फार्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला नंबर 1, ये अप्लाई होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के अंदर। जैसे कि एक चार्ज को मैंने रख दिया यहाँ पर, ये चार्ज है, अब ये देखो लेट्स सपोज ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर ये कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर और कम और कम और कम, एंड इट विल स्टार्ट टू टर्मिनेट। ऐसी फील्ड्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स कहलाती हैं। सर क्या यूनिफॉर्म फील्ड्स भी होती हैं? तो यस होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये लो, ये मैंने एक यूनिफॉर्म स्लैब ली, पॉजिटिव चार्ज स्लैब ली, और इसके नीचे मैंने एक नेगेटिव चार्ज स्लैब ले ली, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, डिस्टेंस बराबर है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह पता चलती है? अगर आप क्लोज रीजन के अंदर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी मच क्लोज टुगेदर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज बनेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास इंक्रीज होगी। एक एमसीक्यू आपके पास कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रेस भी कर देते हैं, जल्दी से देख लेते हैं एमसीक्यू किस तरह से करने का। एमसीक्यू आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर हमें चार्ज भी पता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो भाई, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। E इज इक्वल टू प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा डायरेक्ट। या चलो यार आपके लिए ऐसे ही लिखता है, 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 2। 9 इंटू 1.6 करना है, उससे पहले 10 की पावर 9 माइनस 10 की पावर माइनस 19, यानी कि 10 की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। माइनस 19 प्लस 9 माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस 10 आ गया, ये मैंने रेज कर दिया। 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है माइनस 4, ये ऊपर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। ये लो 10 की पावर 4, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। माइनस 10 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। ये लो माइनस 6 लिख दिया, इसको भी रेज कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके पास फाइनल फार्मूला आ रहा है वो है 9 इंटू 1.6। किस तरह निकालेंगे भाला? भाई 9 इंटू 16 क्या होता है, 9 6 जार 54, 9 1 जार 9, 9 प्लस 5 14, 144 आंसर आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 14.4 आ जाएगा। 14.4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है माइकल फराडे की इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन। माइकल फराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पॉजिटिव चार्जेस के लिए रेडियली आउटवर्ड लेते हैं और नेगेटिव चार्जेस के लिए रेडियली इनवर्ड लेते हैं, यानी कि ये यूं
यानी कि नेगेटिव चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और अगर दोनों चार्जेस एक साथ मिल जाए तो बीच वाले जो मैंने रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड को मिला दिया है, इस तरह से कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चाहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है बेसिक्स ही हैं, नलो पॉइंट फाइंड करने की बात करते हैं थोड़ा सा। नलो पॉइंट को अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो दो हम लोग पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, एक ये पॉजिटिव है एक ये पॉजिटिव है। तो हम इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करें तो ये बीच में इस तरह से चली जाएंगी। क्यों भला? क्योंकि ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा है, ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का टाकरा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और ऐसे पॉइंट को हम लोग नलो पॉइंट कहते हैं, नलो पॉइंट। अब ऐसे पॉइंट को फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं, ज़ीरो फील्ड लोकेशन हम लोग इसको कहते हैं, और किस तरह से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन हमें किस तरह से मालूम हो सकती है। लेट्स से अगर तो मैं आप लोगों से कहूँ कि एक मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है, एक मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है और एक मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, तो आप मुझे बताओ कि नलो पॉइंट किधर लाई करेगा। तो आपको छोटे वाले चार्ज के करीब लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 4 कूलम की जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा है और इसके फ़ौरन से ही निकलते ही इसका नलो पॉइंट आ जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? अगर तो आपके पास सिमिलर चार्जेस हो ना नलो पॉइंट को, सिमिलर चार्जेस के लिए, तो x इज इक्वल टू ये नलो पॉइंट का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये वाला, लेट्स से ये 1 मीटर है, 1 बाय या d बाय ये डिस्टेंस है, d बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एल लार्जर क्यू बाय क्यू स्मॉल स्मॉलर क्यू, स्क्वायर रूट खत्म, प्लस 1। फाइंड कर लेते हैं हमारे पास क्या आती है। x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू लार्ज 4 बाय 1 प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है, 2 प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 बाय 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हुआ होगा वो 0.33 मीटर्स का हुआ होगा, 0.33 मीटर्स फ्रॉम दिस चार्ज एंड 0.67 मीटर्स फ्रॉम दिस चार्ज आपके पास नलो पॉइंट रीच हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाय हाय हाय, अब आ जाते हैं ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के ऊपर। जो मैं आपसे कह रहा था कि F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हमारे पास कहाँ पर फेल हो जाता है, वो हम लोग फेलियर देख लेते हैं। बल्कि उससे पहले एक और भी मैं आपको बात बता देता हूँ। ये तो हो गया ना सिमिलर चार्जेस के लिए। अगर तो ऑपोजिट चार्जेस होंगे ना हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ चली जाएंगी, फिर तो नलो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। फिर नलो पॉइंट आएगा इस साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर, हाँ, क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। वंस अगेन अगर तो ये 4 कूलम है तो ये -1 कूलम है, तो यहाँ इस स्मॉलर चार्ज के करीब आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? d बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एल बाय क्यू एस -1 आ जाएगा। बस +1 को आपने -1 के अंदर चेंज कर देना। माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट चार्जेस एंड प्लस इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्जेस। अब आ जाओ जरा अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर। ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें ना, ऐसे हद है यार, मेरे को एक दिन एक लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना पड़ा है। नहीं ना तो मेरे को बैठने का टाइम मिला, ना मेरे को कुछ मिल रहा है। इलेक्ट्रिक अगर तो हम लोग बात करें ना नॉन यूनिफॉर्म प्लेट्स की, ये देखो, ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक मेरे पास नेगेटिव प्लेट है ना। आपको एक एमसीक्यू देता हूँ। एमसीक्यू के अंदर ये है कि आपके पास ये वाला एक पॉइंट है ए, ये वाला एक पॉइंट है बी, ये वाला एक पॉइंट है सी। आपसे वो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर ज़्यादा होगी, ई ए, ई बी, ई सी। तो आपने आंसर देना है ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। सर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सर यहाँ पर तो डिस्टेंस डिफरेंट है, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्योंकि दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिफॉर्म के अंदर डिस्टेंस डजंट मैटर। पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? तो मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके पास यहाँ पर फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद जो फार्मूला आपके पास बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो यहाँ से मेरे पास एक क्यू नॉट है, यहाँ पर ये क्यू नॉट पड़ा हुआ है, इसको अगर मुझे यहाँ पर लेकर जाना है, ये पॉजिटिव है, तो ये खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर तो मुझे इसको यहाँ पर लेकर जाना है तो मुझे सर्टेन वर्क डन करना पड़ेगा, यानी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई मुझे अप्लाई करना पड़ेगा और सर्टेन वर्क डन होगा और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? अच्छा जी, एक्सेलरेशन जो है ना इसके अंदर क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अंदर क्या होगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। हम लोग खुद पुश करें तो एक्सेलरेशन हम लोग जीरो रख सकते हैं, वहाँ पर ये खुद ब खुद जा रहा है तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हमें इसी के साथ साथ पोटेंशियल का फार्मूला भी पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर हम लोग सर्टेन वर्क डन कर रहे थे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ डी बाई क्यू नॉट, ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी जिस डिस्टेंस से हम लोगों ने मूव किया है वो डिस्टेंस भी हम लोग बता सकते हैं। इसको करने का एक और भी तरीका है, वी डब्ल्यू की जगह आप चेंज इन एनर्जी लिख दो। ये जो चेंज इन एनर्जी हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो चेंज इन एनर्जी ओवर क्यू नॉट, बात है कि नहीं है? यानी कि जितना चेंज इन एनर्जी आ रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो बराबर है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ले लूं पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला बन रहा है वो पोटेंशियल का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टेस्ट चार्ज बन रहा है। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि चेंज इन पोटेंशियल आपके पास किसके बराबर होगा? वी ए माइनस वी बी के। अगर तो मैं इसको ए ऐड कर देता हूँ और इसको बी ऐड कर लेता हूँ, इसको हटा दो, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी ए हायर पोटेंशियल है और वी बी लोअर पोटेंशियल है हमारे पास। इसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे चलें तो डेल्टा वी हमारे पास किस किस तरह से डिक्रीज कर रहा है। जिस तरह से मैं ए से बी की तरफ मूव करता जा रहा हूँ पोटेंशियल मेरा डिक्रीज करता चला जा रहा है, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा आर के। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, सॉरी ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, इस तरह से कर लो आप। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है ना वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा आर के चेंज इन डिस्टेंस के, लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल का चेंज है वो यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखो अगर तो मैं डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता हूँ तो लेट्स से मेरे पोटेंशियल के अंदर 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है, तो मुझे मूव कितना करना पड़ेगा? 1 मीटर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के एक तो यूनिट्स आ गए वोल्ट पर मीटर, और दूसरी बात ये 1 और 1 कैंसिल होकर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को वंस अगेन कांस्टेंट कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 वोल्ट का डिफरेंस आता तो यहाँ पर 2 मीटर मुझे चलना पड़ता, और अगर 2 मीटर चलना पड़ता तो 2 और 2 आपस में दोबारा से कैंसिल हो जाते और मेरे पास वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आता वो वही आता जो पहले भी आना था। अगर तो मैं इसके लिहाज से आपको कुछ एमसीक्यूज दे दूं, अगर तो मैं आपसे कहूं कि इफ 5000 कूलम ऑफ चार्ज is applied to a 12 volt, हाँ, to a 12 volt electric potential, find the change in distance. If a 5000 coulomb of charge is moved in a 12 volt electric potential, find the work done. तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का वो क्या है? आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है
V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आपके पास जो पोटेंशियल आएगी वो आएगी 12 इज इक्वल टू वर्क डन आपने फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू आपको 5000 गिवन है, फिर आपको क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 12। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा, 12 5 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000 या 60 किलो जॉल्स आप इसका आंसर ले सकते हैं। चलिए जी अब आगे चलते हैं। एक और एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है। इसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेम देते हैं। आगे चलकर हम लोग इसको ड्राइव भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 सेकेंड, तो आपने बताना है कि वर्क डन किसके अंदर ज़्यादा होगा। एक बात याद रखिएगा कि आपको कंजर्वेटिव फील्ड का जो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर आना चाहिए। लेट्स से मेरे पास एक ये पॉजिटिव प्लेट है और एक ये नेगेटिव प्लेट है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ड्रॉ कर लेते पहले। यहाँ से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनलोड कर लिया है, यानी कि यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिया है, तो यहाँ से अगर तो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर मूव करता हूँ, ये यहाँ पर, और इस पाथ को इस पाथ से भी फॉलो करता हूँ, ये पाथ नंबर 1 है ऊपर वाला, ये पाथ नंबर 2 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके एमसीक्यू के अंदर आंसर आता है वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2, वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2, वर्क डन 1 इज लेस देन वर्क डन 2 या कांट बी प्रेडिक्टेड, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर अमूमन औकात वर्क डन 1 इज लेस देन वर्क डन 2 होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो इक्वल ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम लोग कुछ और आगे चलते हैं, तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेना पसंद करते हैं हम लोग। चलो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेसिकली होती क्या है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास इसके अराउंड जो रीजन होगा ना, जहां पर मेरे पास पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को हम लोगों ने किस तरह डिफाइन किया, पोटेंशियल हमारे पास ई से किस तरह रिलेट करता है, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अगर तो आपके पास डेल्टा वी यानी पोटेंशियल का चेंज जीरो हो जाए, यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज क्या है, जीरो है। डेल्टा आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वो भी कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। भला देखो कैसे, यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस है वो यहाँ से भी कांस्टेंट हो, यहाँ से भी आपके पास इतना ही डिस्टेंस हो, यहाँ से भी आपके पास इतना ही डिस्टेंस हो, और यहाँ से भी आपके पास इतना ही डिस्टेंस हो, तो हम लोग कह सकते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके अंदर आप चाहे जितना मर्जी यहाँ से चार्ज को उठाओ यहाँ पर लेकर चले जाओ, यहाँ से चार्ज को उठाओ यूं लेकर चले जाओ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये पूरी सरफेस। अगर यहाँ से शुरू करो और इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को अपना एंडिंग पॉइंट भी बना लो, फिर बेशक जो मर्जी पाथ फॉलो कर लो, यूं यूं यूं, ये यूं 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 यूं, तो आपका जो वर्क डन है वो सेम रहेगा, क्योंकि जितनी आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी उतनी आपको एनर्जी वापस भी मिल जाएगी। एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी के साथ साथ हम लोग पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला भी डिवाइड कर देते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू एफ डी यानी एफ डेल्टा आर बाय क्यू नॉट। एफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के क्यू नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर डेल्टा आर, तो एक डेल्टा आर इस आर के स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पर क्यू नॉट भी है तो क्यू नॉट से कट जाएगा, तो आपके पास जो पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो के क्यू बाय आर होगा। आपसे अगर ड्राइव नहीं होता, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया, तो आपने ये ड्राइव अच्छी तरह कर लेना है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। चार्ज क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर, के क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर, लेकिन आर क्या है, वेरी कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने आर को भी क्या कर दिया, ये देखो कांस्टेंट। जब आर को भी कांस्टेंट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इस फॉर्मूले के तहत क्यू तो चेंज नहीं हो सकता, डब्ल्यू भी कांस्टेंट हो गया, यानी वर्क डन भी कांस्टेंट हो गया। चाहे आप जो मर्जी पाथ फॉलो कर लो, आपका जो वर्क डन है वो सेम का सेम ही रहने वाला है। अगर तो मैं एक और आपको एमसीक्यू दे दूं फुल एंड फाइनल,
मैं आपसे एमसीक्यू देता हूँ। एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं जिनको हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है, डिस्टेंस कितना है डी के साथ, बाय डिस्टेंस डी। लगता है मार्कर की इंक खत्म हो गई है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा मिडवे के अंदर, बिटवीन देम। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, हम लोग कहेंगे भाई दो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए। ये देखो ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ये बीच में यहाँ तक इसकी आएगी, ये बीच में यहाँ तक इसकी आ जाएगी। मिडवे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्यों भला? हम लोग कहते हैं कि मिडवे के ऊपर जो यहाँ से अगर मैंने किसी चार्ज को गुजारना है ना, तो मेरा जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। सच दैट कोई यहाँ पर और चार्ज ना हो, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। मिडवे के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्यों भला? क्योंकि बीच के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दे रहा है यहाँ तक, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है इससे, वो दोनों आपस में एक दूसरे के अफेक्ट, एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल आउट कर देती हैं। यहाँ पर हमारा वर्क डन जीरो लग रहा होगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। बीच में कोई चार्ज है नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा सारा है। अगर तो मैं यहाँ पर इसका पोटेंशियल पूछूं तो पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है। अगर तो मैं इस पॉइंट के ऊपर पूछूं तो इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं मिड पॉइंट के ऊपर देखूं तो नेगेटिव चार्ज का भी उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है। यानी नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेकर चलता चला जाऊँ तो नेगेटिव चार्ज चाहेगा अट्रैक्ट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा रिपेल हो जाए, लेकिन दोनों का इन्फ्लुएंस कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा पहले से ही। यानी कि बीच के अंदर आपके इन सिंपल वर्ड्स आपका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो चुका होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम लोग डेल्टा वी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इनटू डॉट डेल्टा डी हम लोग पुट कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, अगर तो दोनों दो कूलम के भी हो तो लेट से 2 कूलम के हैं तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू वन टू क्यू टू टू 4 डी बाय क्यू नॉट। क्या ये बात आपको समझ आती है? मैंने Q1 Q2 की जगह 4 पुट कर दिया, के Q1 Q2 बाय Q नॉट, आर का स्क्वायर यहाँ पर आएगा जिसको मैं D से रिप्रेजेंट करूँ फिलहाल, क्यों यहाँ पर मैंने D बताया हुआ है, ये देखो D, तो यहाँ पर मैं D से रिप्रेजेंट करूँ D का स्क्वायर, तो एक D इस D के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पीछे बच जाएगा 4K बाय Q नॉट D, 4K बाय Q नॉट D। ये बात आपको समझ आती है? लेकिन अभी हम लोगों ने एक मिस्टेक की हुई है। हाँ, यहाँ पर जो एक चार्ज होगा जिसको मैंने यहाँ पर मूव कराना है वो भी तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा और 4K बाय डी आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी। मैं फिर से इसको करने की कोशिश करता हूँ। V इज इक्वल टू KQ बाय आर, आपको फॉर्मूला पता है ना। अगर एक एक चार्ज दो कूलम का यहाँ पर आ जाओ तो Q1 Q2 4KQ बाय आर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा इन दोनों के मिडवे के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स का, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।